नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत होगी तेल के खेल की, यानी पेट्रोल और डीजल की, जो हमारी आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की चीज़ है। और इसके दाम बढ़ते 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 अब 100 रुपये लीटर के करीब पहुंच गए हैं। यानी पेट्रोल कहीं कहीं पे जो प्रीमियम पेट्रोल है, वैल्यू एडेड पेट्रोल, उसकी कीमत 100 को पार कर गई है। राजस्थान के 4-5 ज़िलों में 100 रुपये से ऊपर प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और बाकी जगहों पे भी आप आज का नंबर देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते वो 95-96 रुपये तक पहुंच चुका है। अब आपको लगता होगा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। $63 का ब्रेंट क्रूड ऑयल हो गया है, इंडियन बास्केट भी $61 की हो गई है, तो आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कच्चे तेल की वजह से पेट्रोल डीजल की महंगाई नहीं है, यह आप अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है टैक्स के रूप में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें, और राज्यों की तरफ से भी टैक्स ठोका जाता है इसमें। तो इसीलिए ये कीमतें बढ़ गई हैं। अब आप देखिए, पेट्रोल की जो कुल कीमत आप चुकाते हैं उसमें से 60% टैक्स का हिस्सा है, और डीजल की जो कुल कीमत आप चुकाते हैं उसमें से 56% हिस्सा टैक्स का है, राज्य और केंद्र का मिला के। यानी मैं अगर आपको एक आंकड़ा दिखाऊं, डेट थोड़ा पीछे के, चूंकि कैलकुलेशन करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो जो लैंडेड कॉस्ट है हमारी पेट्रोल डीजल की, वो जब रिफाइनरी से निकल के आता है, प्रोसेसिंग होता है पूरा, तो उसकी कीमत करीब 32 रुपये 98 पैसे पड़ती है। अभी और थोड़ा आप लेटेस्ट जोड़ लीजिएगा, एकदम ताज़ा आंकड़ा, तो 33 से 34 रुपये पर लीटर कीमत पड़ती है पेट्रोल की। उसमें 3 रुपये 67 पैसे जोड़े जाते हैं डीलर के कमीशन के, वो तय है। इसके बाद खेल शुरू होता है। यानी आपको लगना चाहिए कि साहब 36-37 रुपये हुआ, 10-15 रुपये टैक्स, 50 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। उसमें जो कॉस्ट जोड़ी जाती है कुल मिला के, वो 64 रुपये और जोड़ दिए जाते हैं, तो फिर वो कीमत बनती है 95 रुपये। ये है इस पेट्रोल डीजल का पूरा खेल। अब इस खेल में लगातार टैक्स बढ़ाया गया है। एक्साइज ड्यूटी 2019 में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 47% लगती थी, 2020 में ये बढ़ के 61% हो गई है, और 2020 में 2 बार बढ़ाई गई है। मार्च में बढ़ाई गई 3 रुपये, और फिर मई में बढ़ाई गई 10 रुपये। और ये सारा पैसा सरकारी खजाने में जाता है। अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए ड्यूटी के तौर पे केंद्र के खजाने में जाएंगे, पेट्रोल डीजल से जो वसूली हो रही है। लगभग इससे थोड़ा कम समझ लीजिए आप, 80-90 हज़ार करोड़ या राउंड फिगर लाख करोड़ राज्यों के पास जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आप कीमत चुका रहे हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जा रहा है, और वो टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। और पेट्रोलियम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि घटाने का तो अभी मेरा कोई विचार ही नहीं है। और उदाहरण दिए जाते हैं कि आप अमेरिका में दाम देखिए, यूरोप में दाम देखिए, सब जगह दाम देखिए ना। इसलिए ये बोझ आप झेलने के लिए मजबूर हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपको ये सरदर्द, ये बोझ, ये महंगाई अपनी जेब कटवानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है कि इस ड्यूटी में कोई कमी की जाएगी। अब सवाल उठता है कि भाई इतनी क्या मजबूरी है, क्यों इतना महंगा पेट्रोल डीजल कर रखा गया है? सारी वसूली यहीं से की जा रही है क्या? आज के ज़माने में पेट्रोल डीजल कोई लग्जरी थोड़ी है कि हम कार निकाल के मस्ती करने चले जाते हैं इसलिए हमको पे करना चाहिए। ज़रूरत है ये। पेट्रोल को मान सकता हूँ कि बहुत इन्फ्लेशनरी नहीं है, पर्सनल यूज़ की ज़्यादा होती है, लेकिन ज़रूरी काम से ही आदमी जाता है ना गाड़ियों से। बाइक में तो पेट्रोल ही पड़ती है, तो हमारी आपकी जेब में इसका असर पड़ता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि देश में कोई आंदोलन नहीं है, किसी को चिंता नहीं, हमको आपको भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब शामिल हैं। कोई दल आगे नहीं बढ़ के बात बोलने को तैयार है, ना इसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, कुछ जेस्चर्स दिखाए जाते हैं केवल। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों कर रखा गया है, इतनी ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई है। एक और मज़ेदार आंकड़ा आप सुनिए, जो टोटल कॉस्ट आप है इस समय रिफाइनिंग और उसमें करीब 300% आप इजाफा करिए, तब आपके पास लैंडेड कॉस्ट आपके स्टेशन पे आपकी गाड़ी की डिक्की में पड़ती है, फ्यूल टैंक में। 300%। 32 रुपये वाला माल 96 रुपये का मिलता है आपको।
इस तरीके से दाम बढ़ाए गए। आज इसी पे बातचीत होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र बहुत अच्छे समझते हैं। आज इनसे समझेंगे कि तेल का अर्थशास्त्र जरा हमें भी समझाएं। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एससी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पहले पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं। त्रिपाठी साहब को बुलाने का मकसद ये था कि कंपनियों को डीरेगुलेट कर दिया गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप स्वयं तय करें। एक यूपीए के ज़माने में डीरेगुलेट हुआ था और एक एनडीए के ज़माने में डीरेगुलेट हुआ है। क्यों डीरेगुलेट किया गया था, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ ही दो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। यतीश राजावत जी हैं, पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और एक बड़ी सी वेबसाइट चलाते हैं जिसमें अक्सर हमारे आपके बीच में लोकल सर्वे के तौर पे सर्वे भी करते रहते हैं। और साथ ही सतीश के सिंह जी हैं, संपादक रह चुके हैं चैनल में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, मिडिल क्लास पेट्रोल डीजल यूज करने वालों की ही जेब क्यों काट रहे हैं आप लोग? नीरज जी, देखिए, आपने डिटेल में बताया और यह सबके सामने ट्रांसपेरेंटली सामने है कि 33 रुपए की लैंडेड कॉस्ट है, उसके बाद टैक्सेस लग के ये अब 90-95 रुपए अलग अलग स्टेट्स में उस हिसाब से बिक रहा है, मिल रहा है। मैं 2-3 बातें साथ में और जोड़ना चाहता हूं जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको और बतानी चाहिए। बताइए। पिछली बार जब यूपीए में जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, काफी बढ़े हुए थे, तो एक उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे जिनको बजट पे भी प्रावधान नहीं किया था और कंपनियों को कहा था कि हम सरकार की लायबिलिटी क्रिएट करके चले जाते हैं। और 1.25 लाख करोड़ के वो पेट्रोल बॉन्ड थे जिनको ना बजट में प्रावधान किया गया, ना उन कंपनियों को पे किया गया, पोस्टपोन कर दी उसकी लायबिलिटी, जो हम लोग अब उसको रीपे कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी में कई चीजें ला रहे हैं। लेकिन उस ऑयल बॉन्ड्स को रीपेमेंट को भी कर चुके हैं। अभी भी 60-70 हजार करोड़ का इंटरेस्ट के साथ उन कंपनियों को पे कर रही है हमारी सरकार, जो यूपीए के द्वारा है। दूसरा बात यह है कि इसमें कंपोनेंट जो 61 रुपए का आप कह रहे हैं टैक्स का, उसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का उसमें हिस्सा है और स्टेट्स का ज्यादा एड वैलोरम है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उनका परसेंटेज प्राइस पे है तो वो और एड वैलोरम टैक्स उनका बढ़ता जाता है। और तीसरी चीज यह भी सामने सबके सामने आनी चाहिए कि सेंटर ने जो टैक्स कलेक्शन है, 2-3 चीजें और अच्छी तरह से समझनी चाहिए। ये जरूर बात है कि इसमें से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसको जीएसटी के अंतर्गत भी लिया जाए, प्रदेश सरकारों को भी सरकार, केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उसके लिए अभी तैयार नहीं है। उसके 2 प्रमुख कारण है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जब पूरा जीएसटी लागू हुआ था कि प्रदेश सरकारों को जितना भी पैसा, जो भी उनका टैक्स कलेक्शन है, उसका हर साल उतना तो केंद्र सरकार उन्हें देगी ही जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, प्लस 14% इंक्रीमेंट उनको देती रहेगी। और यह एक बहुत बड़ी समस्या केंद्र सरकार के पास टैक्स में है कि केंद्र सरकार का जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी घट गया, फिर भी प्रदेश सरकारों को 14% बढ़ा के बेस ईयर के ऊपर 2014-15 के हिसाब से उस पर 14% हर साल बढ़ा के उनको केंद्र सरकार अपनी तरफ से भुगतान कर रही है। उसमें एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन केंद्र सरकार का घट गया है काफी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंतर्गत हाईएस्ट टैक्स रेट भी सरकार ने कम किया। गोपाल जी, ये सारी जो अर्थशास्त्र ना हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आती है। आप कह रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड आप चुका रहे, नहीं सर, नहीं, अब आपकी कहानी वहां जा रही है जिसमें काउंटर करना जरूरी है। मुझसे ही तो 1-on-1 आप कर रहे हैं, अभी तो आलोक शर्मा जी एंटर ही नहीं किए हैं। आपने कहा कि 1 लाख करोड़ के या 1.5 लाख करोड़ के ब्याज से आपने ऑयल बॉन्ड चुकाए। 6 साल में आप 15 लाख करोड़ रुपए वसूल चुके हैं इसी एक्साइज ड्यूटी से। सब कब तक चुकाते रहेंगे? नहीं तो टोटल कलेक्शन, आप फिर बजट पे आ जाइए। टोटल कलेक्शन जो है इस बार भी, तो वो सारा कुछ आप हमसे ही वसूलेंगे क्या? मेरा सवाल ये है। नहीं, ओवरऑल नहीं, जब सरकार नहीं गोपाल जी, नहीं उलझाइए मत। देखिए, हमारे दर्शक बहुत सीधी बात समझते हैं। जब आप उदाहरण दे रहे हैं यूपीए के जमाने का, सर यूपीए के जमाने का उदाहरण दे रहे हैं, जब $108 पे क्रूड बिक रहा था, तब उनका टैक्स कलेक्शन 90,000-92,000 करोड़ के आसपास था एक्साइज ड्यूटी का।
तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या रेट था वो आप एडजस्ट कर लीजिए सर, एडजस्ट कर लीजिए, तब भी नहीं निकले सर। मैं करके बैठा हूं कैलकुलेशन, इसकी आप चिंता ना करें। आज क्रूड, अब आज 18 से 20% है। क्रूड इतना नीचे चला गया, उसके बावजूद मुझे उसका फायदा नहीं मिला। मैं तो ये जानना चाहता हूं कांग्रेस वालों से भी और बीजेपी वालों से भी कि कंपनी के पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट क्यों किया गया था? अगर उसको ग्राहकों को फायदा नहीं मिलना था तो क्यों डीरेगुलेशन किया गया था? इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी अंतर्गत सबको कम करना था। तो लाइए ना सर, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्यों में है, आप सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें भाई? अब तो 3-4 साल हो गए सर, स्टेबलाइज हो गया जीएसटी। नहीं, आपका बिजनेस चैनल है। अब ओवरऑल टैक्स कलेक्शन तो सरकार को चाहे पेट्रोल डीजल से ले लें या डायरेक्ट टैक्स से ले लें या इनडायरेक्ट टैक्स से ले लें, वही तो सवाल बन रहा है सर ना। ये तो इकोनॉमिक्स का आप ऐसा फार्मूला बता रहे हैं कि मैं तो वसूली करूंगा चाहे जिधर से हो जाए। पेट्रोल सर नहीं, आप समझिए ना सर, देखिए पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नाम की एक चीज होती कि नहीं होती है। जब ये डिरेगुलेट किए गए थे, पारेख साहब की कमेटी के बाद एक बड़ा भारी डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक एक करके डिरेगुलेट किए गए। आज हमको ये समझ में नहीं आता, मैं लेमैन हूं, मुझे नहीं पता सर इकोनॉमिक्स क्या होती है, मुझे तेल वेल कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि जब प्राइस नीचे गिरेंगे तो दाम नीचे गिरेंगे। हमने तो देखा जीरो के नीचे गया था ब्रेंट क्रूड। एक समय ऐसा आया था कि बायर को पैसे देने पड़ रहे थे स्टोरेज के लिए, स्टोरेज जगह नहीं बची थी, तब भी हमने 80 रुपए पे किया। अभी वो $63 पे है, तब भी हम पे कर रहे हैं। अभी और ऊपर जाकर तो आपके पास 8 रुपए की और गुंजाइश है, आपने परमिशन ले रखी है बजट से, 11 रुपए, अभी और बढ़ा के आप 18 रुपए कर सकते हैं पेट्रोल पे। तो भाई ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? नहीं देखो, इन्फ्लेशन अभी सब चीजें इकोनॉमिक्स में तो फिर अर्थशास्त्र, अर्थ की जो देखनी है तो जो टोटल जो वो कलेक्शन है वो तो कम हो रहा है ना, और आप खर्चा सरकार बढ़ा रही है, तो दोनों तरफ से कहीं से तो और इन्फ्लेशन अभी 4.2 है। आप महंगाई की मार की जो बात है तो टोटल इन्फ्लेशन है वो 4.2 है। यूपीए में 10% डबल डिजिट में चला गया था। तो आपको सब चीज है, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज जो कोविड की त्रासदी है, अगर सरकार इतना खर्चा नहीं करती, 21 लाख करोड़ का वो जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज नहीं देती, आज गोपाल जी नहीं बढ़ाते। गोपाल जी 2020 में मार्च में कोविड शुरू हुआ, उस समय ऐसी स्थिति थी कि देश में पीपी किट नहीं थी, मास्क की शॉर्टेज थी, अस्पताल में बेड नहीं थे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना था? नहीं, तो वो तो पहले था ना, तभी तो। अरे सब कुछ पहले है सर, आपकी सरकार अब 7वें साल में गुजर गई है सर, प्लीज हेल्थ का इतना ज्यादा आप मत करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया है ना। आज 16 बॉर्डर पे 16 नए रोड बन रहे हैं, 38 किलोमीटर का पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 11 किलोमीटर। तो सर एक काम करिए ना, फिर आप जो है सबकी सैलरी में 90% टैक्स लगाइए, इनकम का काट लीजिए और 2-4 साल अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना लीजिए, उसके बाद छुट्टी मिले। बनाइए कि टैक्स रेट। अरे ऐसा थोड़ी सर जीवन भर आप लोग वसूलते रहेंगे और ये लॉजिक आके देंगे कि देखिए हम सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। ये तो अनादिकाल से बन नहीं और अगले 500-1000 साल तक बनती रहेंगी पुल और सड़कें। बट किसी चीज का एक लॉजिक होता है ना सर, रोज बढ़ रहा है पब्लिक पैसा। आज रसोई गैस के दाम आपने 60 रुपए बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम 60 रुपए डोमेस्टिक वाले बढ़ा दिए। कोई लॉजिक तो कोई सेंस कहीं लगेगा कि बस इंटेलिजेंस तो हम चलते रहेंगे? से आप जहां पे स्कोप है वहां से आप टैक्स कलेक्ट करिए। और हाँ, ये आपने अच्छा बात कहा कि जहां से निचोड़ा जा सकता है, जो मिडिल क्लास है बेचारा नौकरी कर रहा है, अपनी टैक्स कटवा रहा है ईमानदारी से, उसको अच्छे से निचोड़ लिया जाए। आलोक जी, आप लोग भी निचोड़ने में माहिर हैं, मुस्कुराइए मत, अभी आपके पास भी आ रहा हूं। बताइए साहब, आप लोगों ने क्या किया था? मुझे लगता है कि मोदी जी की किस्मत थोड़ी सी खराब हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो कहते थे ना, अरे भाई मोदी की किस्मत अच्छी है तो विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की किस्मत में गड़बड़ हुई है। और देशभक्ति के नाम पे इतना भी नहीं हो सकता क्या? मोदी जी ने तो कड़वी दवाई की बात की। सर फैक्ट पे बात करिए, इमोशन पे मत जाइए सर, फैक्ट पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। नहीं, पेट्रोलियम के प्राइसेस पे ही मोदी जी ने कहा था कि अगर मेरी किस्मत अच्छी है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर रहे हैं तो ये तो देश का भला है। अब हम पूछना चाह रहे हैं, मोदी जी आपकी किस्मत खराब हुई है क्या? मैं तो तथ्यों पर ही बात कर रहा हूं, देशभक्ति के नाम पर इतना भी नहीं। क्या मोदी जी ने पहले दिन कहा था कि क्या थोड़ी सी कड़वी दवाई देशभक्ति के नाम पर नहीं हो सकती? लेकिन देश को क्या पता था कि कड़वी दवाई के नाम पर मोटे मोटे भैंस वाले इंजेक्शन
सर आपका ऑडियो चला गया, फ्रीज भी हो गया। त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, हाँ चलिए चलिए, आ गया, बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया, ऑडियो हो गया। 7 करोड़ ड्यूटी से आपने कमाया है। आप कभी भी पंडित नेहरू ये थे और इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया। 2014 में आपकी सरकार आई, आपने सबसे पहले डीजल को डीरेगुलेट किया। अच्छी बात है, प्रोसेस तो शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में आपने डेली का जो फ्लक्चुएशन था अप डाउन 2017 में शुरू हुआ है, पूरे विपक्ष ने विरोध किया। डेली पेट्रोलियम नहीं खरीदती है तो ये फ्लक्चुएशन डेली नहीं होना चाहिए, इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं सुनी किसी की। आप कह रहे हैं कि साहब ये तो अब जो है पूरा टैक्स कलेक्शन के लिए और उसके लिए ठीक है, बाकी सारे भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, तो एक मिडिल क्लास ही बचता है कि पेट्रोल और डीजल से इसको इकट्ठा किया जाए। सुब्रमण्यम आलोक जी, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि टैक्स वसूली क्यों हो रही है इस पे? आप जहां आपकी सरकारें वहां भी वसूली हो रही है ना। आप केंद्र को दोषी बता रहे हैं, अपने राज्यों में क्यों नहीं वैट कम करते आप? हमारी राज्य सरकारें हैं, उनका जीएसटी का जो बकाया है वो जीएसटी में क्यों नहीं लगा पेट्रोल और डीजल को? तो मतलब आप उनका बदला आप मेरे से लेंगे? सीधा सीधा आप उधर का बदला आप मेरी गर्दन काट के लेंगे क्या? आपका बदला क्यों लूंगा? अरे वही तो कर रहे हैं ना आप वैट लगाए पड़े ना। 36% का हाईएस्ट एवर वैट राजस्थान में चल रहा है, 36% का, और उसके ऊपर भी 1500 रुपए का आपने एक और पर किलोलीटर का टैक्स लगा रखा है सेस। एक बात बताइए, राज्यों का इकोनॉमी का भट्टा बैठा दें आप जीएसटी से और नोटबंदी से, फिर राज्य कहां जाएगा? राज्य अपने यहां पर तनख्वाह नहीं देगा क्या? तो वही तो ये भी कह रहे हैं, वही तो ये भी कह रहे हैं कि 75 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटना है कोविड के दौरान, तो पैसा कहां से आएगा? लॉजिक तो ये भी वही दे रहे हैं। नहीं पंडित जी, जब आज नोटबंदी का असर दिख रहा है तो जनता समझे ना कितना बड़ा देशभक्ति का काम था। तब तो पूरी कांग्रेस गद्दार थी, तमाम मीडिया के चैनल और एंकर कहते थे गद्दार हैं ये लोग, ये जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, जीएसटी के लिए देश के साथ नहीं खड़े हुए। अब समझ नहीं आया लोगों को, 100 के पार चला गया, 24 लाख करोड़ रुपया कमा के डकार गए। अभी बजट में क्या चालाकी की किसी मीडिया ने उठाई उस दिन? हम कहते रह गए कि साहब इन्होंने क्या किया है, ड्यूटी में जो ऑल्ट्रेशन किया उसका जो सेस है 4 रुपया 2.5 रुपया, अब उस 4 रुपए और 2.5 रुपए का राज्यों को कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो एक्साइज ड्यूटी से हटा के सेस में चला गया और सेस केवल केंद्र सरकार वसूल करेगी। उस दिन किसी मीडिया चैनल ने नहीं उठाया। भाई आप लोग भी वसूली कर रहे हैं। आलोक जी, आप ऐसी तथ्यपरक बात कर, मतलब रुकिए सर, रुकिए, नहीं रुकिए, अरे रुकिए ना 1 मिनट। आप इधर ऐसे फालतू की मतलब गलत सलत बातें मत कहिए। मैं आपको जानकारी देता हूं, पंजाब में मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए ना। पंजाब में 24.79% वैट है और 2050 रुपए किलो लीटर का सेस लगाते हैं आप। राजस्थान में 1500 रुपए पर किलो लीटर का सेस लगाते हैं आप, वो भी तो आप लगा रहे हैं अपने पास से, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। आप भी कम अपराधी नहीं है, आप लोग भी वही सेस लगा के, वही वैट लगा के वसूली कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जो इस बार कहा गया था बजट में कि 4 रुपए और 2.5 रुपए का जनता पर फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं क्यों बताऊं ये, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लॉजिक वो दे रहे हैं वही लॉजिक आप भी दे रहे हैं, वही लॉजिक आप भी दे रहे हैं। आपके राज्यों में, महाराष्ट्र को ले लीजिए आप, पंजाब को ले लीजिए आप, राजस्थान को ले लीजिए आप, सेम चीज वहां पे भी है। तो क्या फर्क पड़ा मेरे ऊपर? मुझे क्या लेना देना कि इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, ये बता दीजिए आप। महाराष्ट्र का जीएसटी कितना बकाया है, एक व्हाइट पेपर लेकर आइए, कौन कौन से राज्य में किस किस का केंद्र सरकार की देनदारी बाकी है। अकेले पंजाब की 10,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है जीएसटी की। सेस के थ्रू जो क्यों नहीं दे रहे हैं जीएसटी का? क्योंकि सारा बंटा बैठा दिया, सारे के सारे उद्योग ठप कर दिए। 50 साल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेरोजगारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं साहब, ये नेशनल हाईवे पर 1100 टोल थे पूरे हिंदुस्तान में एनएचएआई के, किस समय पर 2014 में, आज 1760 टोल हैं। तो इससे क्या हुआ? दिल्ली से अच्छा रुकिए आलोक जी, आपकी थोड़ा ऑडियो भी दिक्कत आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। आलोक जी रुकिए, आपके ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेक कराते हैं, उसके बाद अभी बीच बीच में आपका फ्लो रुक जाता है। त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, ऑयल सेक्रेटरी रह चुके हैं। त्रिपाठी जी, बेसिक सवाल मेरा अभी आपसे सर ये है कि हम लोगों को ये बताया समझाया गया था कि ये सब डीरेगुलेट किया जाएगा और बढ़ती घटती कीमत का ग्राहकों को फायदा होगा, तो हम लोग बड़े खुश हुए कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सऊदी अरब की तरफ देखने लगे उधर घुमा के कि भैया नीचे करो तो हमारा भी इधर काम हो जाए, लेकिन वो तो कुछ हुआ ही नहीं सर।
तो ये जो पूरा खेल है, और हम लोग क्या आम जनमानस में होता है कि इंडियन ऑयल वाले, बीपीसीएल वाले, एचपीसीएल वाले दाम नहीं कम करते हैं। अरे भैया उनका दाम 32 रुपया है। त्रिपाठी जी देखिए, दो तीन बातें बहुत साफ हैं। आपने खुद ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दाम या रिफाइनरी गेट पर जो दाम है वो करीब 32 रुपए है, जबकि क्रूड का दाम $60-61 प्रति बैरल। तो इस क्रूड की कीमत पर भी जो पेट्रोल और डीजल का दाम है, जो लागत मूल्य है, वो 32 रुपए प्रति लीटर है। उसके ऊपर 50 से 60 रुपए करीब ये केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के टैक्स वसूलती हैं। तो 150% से 200% तक जब टैक्स होगा तो कीमत तो जहां गई है वहां जाएगी। अब क्यों करती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी बहुत सालों तक वित्त विभाग में रहा हूं, केंद्र और राज्यों में। इसलिए करती हैं कि ये सबसे आसान टैक्स है, इसमें कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है। पेट्रोल पंप जितना पेट्रोल की कीमत वसूलते हैं उससे 1.5 गुना दुगना राज्य और केंद्र सरकार के लिए टैक्स वसूलते हैं। कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि 5-6 बड़ी कंपनियां हैं, उनके सारे हिसाब एकदम साफ रहते हैं करीब करीब, और शायद कोई लीकेज नहीं है। तीसरी बात कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में इनकी खपत बढ़ती रहेगी, ये इनइलास्टिक डिमांड है। अब पेट्रोल जो है कम से कम 7 करोड़ 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, 1 करोड़ गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं। डीजल सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है और एग्रीकल्चर इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि पावर जनरेशन भी इस्तेमाल करता है, और इनकी खपत बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकारों को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, जीएसटी में इसलिए नहीं लाते हैं कि जीएसटी में लाएंगे तो ये सामान्य खपत की चीज है, 28% टैक्स लगेगा। इस समय जहां 150% टैक्स लग रहा है, ना राज्य ना केंद्र कोई इसको लाना नहीं चाहता है। पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कुछ दिनों तक तो चर्चा चलती रही कि इसको बाद में लाएंगे। अब आज के दिन तो चर्चा भी बंद हो गई है। और अब ये समझिए कि कोरोना के पहले जो केंद्र का टैक्स था वो डीजल पर 18 रुपए था और पेट्रोल पर 21.5 रुपए था। आपने स्वयं जैसे बताया, मार्च और मई में वो टैक्स बढ़ा दिया गया, डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 12 रुपए प्रति लीटर। उस समय हो सकता है उसकी जस्टिफिकेशन है कि एक तो क्रूड की कीमत एकदम घट गई थी, $20 पर आ गया था, तो बजाय बेनिफिट कंज्यूमर को पास करने के सरकार ने उचित समझा कि दाम को उसी लेवल पर रखें, और सरकार के खजाने में क्योंकि जीएसटी से बहुत कम आय आ रही थी इसलिए उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जबकि जीएसटी भी 1,30,000 करोड़ पर पहुंच गया है, क्रूड की कीमत $61 पहुंच गई है, तो कम से कम वो जो वृद्धि की गई थी मार्च और मई में उसे वापस ले लेना चाहिए। अब आपने जैसे कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए नहीं है, देखिए 10,000 करोड़ लीटर डीजल बिकता है और उसमें केंद्र और राज्य मिलकर के लगभग 50 रुपए का ड्यूटी लगा रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ रुपया इन दोनों के बीच में से केवल डीजल से है। पेट्रोल जो है 2,500 करोड़ लीटर बिकता है, उसमें करीब 50 से 60 रुपए केंद्र और राज्य मिलकर ले रहे हैं, तो उसमें भी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है। तो ये करीब 6-6.5 लाख करोड़ रुपए जो इन दोनों कमोडिटी से मिलता है, इसे कोई, जबकि बाकी इनके टैक्स के सोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ना राज्य कम करना चाहती है ना केंद्र कम करना चाहती है। जब तक ये बढ़ा सकते हैं तब तक ये बढ़ाते रहेंगे, और ये बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि इस पे जनता भी इसको बर्दाश्त कर रही है। और एक पोल्यूशन लॉबी भी आ गई है, एनवायरमेंट लॉबी, वो कह रही है भाई ये फॉसिल फ्यूल है तो इस पर टैक्स बढ़ना चाहिए, इसलिए इसका एक जस्टिफिकेशन वहां से भी दे दिया जाता है। हमारे पास उपाय क्या है सर? हम लोग वही करते रहे जो पहले बचपन में करते थे कि 100 रुपए डलाना, चाहे वो आधा लीटर पड़े, चाहे 1 लीटर पड़े, चाहे 1.5 लीटर पड़े, चाहे ना पड़े, चाहे 2 बूंदी गिरा दे, वो 100 रुपए की डलवाएं। यही करते रहे हम लोग हमेशा, कभी हिसाब न पूछें। जाना चाहिए जो कोरोना की वजह से लगाया गया था। अगर देखिए केंद्र का टैक्स फिक्स्ड अमाउंट होता है, राज्यों में चूंकि एड वैलोरम है, तो अगर केंद्र कम करेगा तो राज्यों के टैक्स अपने आप थोड़े कम हो जाएंगे। तो केंद्र को वो जो 12 रुपए 14 रुपए जो उन्होंने लगाए थे उसका अब जस्टिफिकेशन नहीं है। उस समय चूंकि जीएसटी बहुत कम हो गया था, टैक्स कम हो गया था, केंद्र के स्रोत बहुत कम हो गए थे, इकोनॉमी जो है वो
बहुत ये देखिए, ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखे। अब मैं थोड़ा संपादकों जी के पास चलता हूँ। मैं थोड़ा सा स्टेट वाले में बताना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों को थोड़ा तस्वीर और अच्छे से समझ में आए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं स्टेट्स। वैसे पूरे देश में अलग अलग वैट हर राज्य में अपने अपने हिसाब से लगे, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिट, जीएसटी में स्पिरिट नहीं है त्रिपाठी जी, मतलब दारू और ये भी स्पिरिट बोली जाती है, फ्यूल, तो दोनों स्पिरिट को बाहर रख दिया गया जीएसटी से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जीएसटी में स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट मतलब भावना से मत लीजिएगा। दिल्ली में 30% फ्लैट वैट लगता है, और ये वैट बढ़ा है सर 2014 से। अगर आप देखें तो बढ़ते 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 30% पे आया है। इसलिए राज्य इसके ऐसा नहीं कि बहुत ईमानदार लोग हैं या बड़े हमारे आपके हितैषी हैं, उन्होंने भी बढ़ाया है। तमिलनाडु में 15% है, लेकिन उसके अलावा 13 रुपये पर लीटर का उन्होंने एक और अलग से लगाया, तो उनका भी 30 का एवरेज करीब बैठ जाता है। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था, 26% का वैट, 10 रुपये 12 पैसे पर लीटर का एक उसके ऊपर सेस, और उसके बाद एक एडिशनल टैक्स भी और लगा रखा है। अब आप बात करिए पंजाब की, तो 24.79% का वैट, 2050 रुपये पर किलो लीटर का एक टैक्स सेस लगाया, 10% का एडिशनल वैट उसके ऊपर लगाया है, और 10 पैसे का एक और सेस लगा रखा है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए है। राजस्थान सबसे आगे निकल गया है, अभी उसने 2 रुपए कुछ कम किए थे, उसके बावजूद 36% का वैट शर्मा जी, और 1500 रुपए पर किलो लीटर का सेस पेट्रोल पे, और 1750 रुपए लीटर का सेस डीजल पे किलो लीटर का। अब आप बताइए कि दोनों एक ही तरीके के हैं। जैसे अभी त्रिपाठी जी बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो 20-25 लाख करोड़ की किटी निकलती है ना, एकदम क्लीन टैक्स पंप वाले ने वसूला और इधर पास ऑन कर दिया। भाई मेरा तो सवाल ये है कि हम लोगों की इतनी दुर्दशा क्यों करने पे आप लगे हुए हैं? और त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं कि अगर आप सस्ता करोगे डिमांड पुश होगा। अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो मैं कम खर्च करूंगा ना, लग्जरी थोड़ी है। यतीश जी आप सर्वे करते रहते हैं सर, पल्स मिल रहा है कुछ लोगों के अंदर? देखिए नीरज जी, ये जो दुविधा है, ये दुविधा आज या कल में हल नहीं होने वाली। इसका कारण है, आपने समझा दिया कि ये बढ़ रहे हैं, और आपने ये भी समझा दिया कि ये बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्साइज टैक्स जो सेंटर कलेक्ट कर रही है वो बढ़ रहा है, और जो वैट एड वैलोरम लग रहा है स्टेट की तरफ से वो लगातार बढ़ रहा है। अब स्थिति ये है कि क्या ये कम होगा, और ये कब होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं कम करने का। एज ए इकोनॉमिस्ट वॉचर, ये कम होता नहीं दिख रहा। क्योंकि समझिए इस बात को, इसलिए नहीं कम होगा, चाहे हमारी जेबों से पैसे चले जाएं, और यही एक पैसा नहीं जा रहा है। देखिए आप जब पेट्रोल या डीजल की आप देते हैं तो आप गाड़ी की भी तो कीमत पे कर रहे हैं, और गाड़ी की कीमत भी आपकी इनकम में से आ रही है, तो उस पर जीएसटी लग रहा है। आपके पेट्रोल भी आपकी इनकम पे आ रहा है, जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं इनकम पे, और फिर आप पेट्रोल पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन इसलिए चल रही है क्योंकि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट आपकी बड़े हाई फिस्कल डेफिसिट पे, बल्कि बैंक्रप्सी के कागार पे खड़ी हैं। और ये स्थिति आज की नहीं है। मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, ठीक है? ये अगर आप ग्राफ आपके पास आ रहा है, ये आपको ग्राफ में ऊपर वाली जो लाइन है वो आपको दिखा रही है कि एक्साइज टैक्स से कितना रेवेन्यू रिसीव्ड केंद्र सरकार के पास जा रही है, और नीचे वाली लाइन दिखा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने जा रही है। और आप देखेंगे जो केंद्र सरकार की लाइन है वो ऊपर नीचे हिल रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की वो 10% के करीब ही है। अब ये कोविड से पहले वाली स्थिति थी, यानी कि केंद्र सरकार के पास 20 से 25% रेवेन्यू सिर्फ पेट्रोल डीजल के एक्साइज से आ रहा था। कोविड के बाद जब जीएसटी फॉल हुआ है, 90,000 करोड़ के नीचे चला गया है, तो ये स्थिति और भी बुरी हो गई है। और अब जो डेफिसिट है वो कम होता नहीं, बढ़ता ही दिख रहा है। सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगले साल ये 6.5 से 7% होगा।
इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक हायर एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया है स्टिमुलस देने के लिए। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा एक्साइज से ही आएगा। दूसरा पार्ट, जो स्टेट का डेफिसिट है, जो केंद्र सरकार स्टेट को पैसा देती है, वो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, और केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि अब हम अगले 3 साल 4 साल तक नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास कलेक्शन ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, हम आपको देंगे कहां से? तो उन्होंने कहा है कि या तो आप बोरो करिए डायरेक्टली, या हम आपको बोरो करके अपनी तरफ से देंगे। जी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से वैट को कम नहीं करेंगे। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि वैट को कम किया जाए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो उनकी सैलरी है। लेकिन सर, जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कोविड के लिए समय जो एक स्पेशल लगा दिया था, अब तो कोविड से काफी हद तक हम लोग निकल आए हैं, तो अब वो हटाना चाहिए ना सर? नहीं है नीरज जी, अभी हम कोविड से, आप सोच रहे हैं कि हम कोविड से निकल गए, हम कोविड से नहीं निकले। अर्थ इकोनॉमिक रूप से हम कोविड में अभी भी हैं। आपके जीएसटी के जो टारगेट्स हैं, जो डेफिसिट है, अरे सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीएसटी का सारा कर मुझसे ही वसूला जाएगा क्या? मैं बाइक चलाता हूं, मुझसे ही वसूली होगी पूरी जीएसटी क्या? से भी सबसे आसान तरीका होगा, जहां से सबसे आसान पानी निकलेगा, जहां से सबसे आसान कर निकलेगा, वही तरीका। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जैसे गन्ना जो है ना, राज्य सरकार भी अपनाएगी। गन्ने का जूस पीने जाइए यतीश जी, कोई रियायत होने वाली तो गन्ना एक बार पेर दिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी छिड़क के फिर पेर दिया जाता है। तो वैसे ही चुसाई चल रही है यहाँ पे। सतीश जी, आप देखिए, ये इट्स अ सीरियस नोट। मैं लाइट इसको बना रहा हूँ क्योंकि लोग समझ सके। देखिए, आप पेट्रोल डीजल पे जबरदस्त टैक्स वसूली कर रहे हैं। आप बाइक खरीदने जाइए, उस पर आप टैक्स भर रहे हैं, फिर रोड टैक्स भी भर रहे हैं, फिर बीमा भी करवा रहे हैं उसका, और जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उसके लिए रोड सेस भी दे रहे हैं हाईवे बनाने के लिए, और जिस पे फिर निकलते फिर टोल टैक्स भी भरते हैं आप। अरे भाई, कितनी बार आप मुझसे एक ही चीज के लिए टैक्स लेंगे सर? और मजेदार एक बात और, सतीश जी आप जवाब दें उससे पहले एक और दिलचस्प आंकड़ा सुनिए। त्रिपाठी जी, अगर मैं गलत कहूं तो क्लैरिफाई करिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, हालांकि एक्चुअली शायद 6-6.5% ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो ऑफिशियल बोला जाता है 10% की। उसकी कीमत तो 47 रुपये लीटर है, लेकिन जोड़ के उसको भी उसी टैक्स में निपटा दिया जाता है। तो मैं अगर 30 लीटर टैंक में फुल करा रहा हूं तो मेरे को 27 लीटर का ही वो समझ में आता है, 3 लीटर तो उसमें भी चला जाता है, यानी वहां पर एक और वसूली चल रही है मेरे से। सतीश जी, कैसे निजात मिलेगी भाई मुझको इस महंगाई से? एक मिनट जरा सतीश जी, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे। हाँ त्रिपाठी जी। नहीं, मैंने कहा कि वो 47 रुपए का जो पोर्शन है, वो भी जोड़ने के बाद उतने ही टैक्स उस पर लगता है, तो वो 90 रुपए हो जाता है। तो वो अरे सर, वो अब मिला के आप 10% या 6% जितना भी है, वहां भी तुमको राहत देनी चाहिए। जी सतीश जी, अब आप दीजिए जवाब। देखिए, कई बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। सबसे तो पहले हल्के नोट पर बोलूं, आप सीरियस बात कह रहे हैं तो अब मौका आ गया है, वक्त आ गया है कि आप हवा भरवाइए, और नहीं तो इतना पैसा आपके पास पॉकेट में अभी भी होगा कि देह पर पेट्रोल छिड़क लीजिए। ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम ये घटने वाला है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब जो आर्थिक व्यवस्था है इस वक्त, इकोनॉमिक कोविड अभी शुरू हुआ है, और दूसरे जो केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, वो आईसीयू की स्थिति में है, क्योंकि टैक्स सब घट गए है ही नहीं। तो सबसे आसान चीज क्या होता है कि जो मदिरा हो या फिर धूम्रपान हो, और उसके ऊपर जो परमानेंट चीज रहती है वो पेट्रोल डीजल हो, तो उसमें बढ़ाते चले जाओ। तो आप निजात की बात कर रहे हैं तो एकदम असंभव है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात जो महत्वपूर्ण है, यही कमाई का साधन है, और खास तौर से डेमोक्रेसी में जब आप एक कल्याणकारी राज्य होते हैं, कल्याण की आपको भूमिका निभानी पड़ती है, तो भाई कैसे ये वोट वाले जो लोग हैं उनको आप कैसे शांत रखिएगा, तो वहां भी खर्चा लगाना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी का एक खर्चा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक चीज को समझिए कि जैसा बहुत लोगों ने कहा कि राज्य सरकारों की स्थिति बहुत खराब है, सही बात है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही टैक्स वसूल लेते हैं। इतना कर्जा बढ़ गया, इतना मार्केट बोरोइंग करनी पड़ रही है, आपको गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। अब तो वक्त आ गया है नीरज जी
कि आप तमाम कोशिश कर रहे हैं अमीरों को कि भाई जरा आप पैसा लगाओ, कर्जा लो, उद्योग धंधे चालू करो, आपका कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बात जब आएगी तो सैलरीड क्लास वालों से ही पैसा वसूला जाएगा। और वही वसूला जाता है कि आसान है, ये तो कागज पे सब कुछ होता है। आपका एनपीए का रेजोल्यूशन नहीं करना है, आपका एनपीए में जाना नहीं है, आपका मिडिल क्लास का है, सब कुछ सामने डॉक्यूमेंटेड है। ज्यादा ज्यादा एक आध दो छूट मिल गई नहीं मिली, जय हो, कुछ भी नहीं होता। तो वह वक्त आ गया है कि हमको ये कहना चाहिए कि एक लेवल तक, जैसे अनाज आप देते हैं ना गरीबों को कि भाई मुफ्त का अनाज मिला, तो एक लेवल तक जिसकी सैलरी हो, जो आपने ईपीएफ में अभी रियायत दी थी कोविड के समय में, अब पेट्रोल डीजल में भी एक सैलरीड क्लास है, एक लिमिट तक जिसको पैसा मिलता है, उसको सब्सिडी देने जाने की बात हो गई। और इसकी मांग होनी चाहिए। जब सरकार टैक्स नहीं, सतीश जी एक और सब्सिडी का झंझट मत पालिए सर, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा। इससे बेहतर होगा कि हमारे लोगों के टैक्स के स्लैब से कम करें सर, टैक्स से स्लैब कम करें भाई। देखिए आप आदर्श स्थिति, जी नहीं, हाँ ठीक है, वो भी है, लेस कॉम्प्लिकेटेड स्थिति की आप बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं नहीं आदर्श स्थिति की है ही नहीं, तो आप आदर्श स्थिति की क्यों बात करें कि टैक्स स्लैब कम हो जाएगा? जहां कम होना था वो हो गया, वो जहां होना था वो कम गया। हमारे आपके पैसे जो आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, उसके जो आपका जी गोपाल जी, अच्छा ये बताइए गोपाल जी तो ये जो पूरी चर्चा हो रही है, इसमें एक जो पॉइंट है जो अंडरलाइन अभी सतीश जी भी कर रहे थे, बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं, कि एक ऐसा सैलरी क्लास है जो गाड़ियों का बहुत इस्तेमाल करता है। इनडायरेक्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ट्रक से सब्जी आएगी वो खरीदेगा महंगा, उसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट जो कंजम्पशन में है बहुत सारी चीज़ों में, उस सैलरी क्लास को आप लोग कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं सर। इस बजट में भी उम्मीद थी कुछ मिलेगा, वहां भी कुछ नहीं मिला। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि वो भी परेशान है, तो हर तरफ से बेचारा वो दबता जा रहा है। तो आप लोग कभी ये सोचते हैं कि भाई इस पे हमने 300% टैक्स कर दिया है, अब थम जाना चाहिए भाई, अब कहीं दूसरी जगह एवेन्यू तलाशें वसूली के, केवल एक ही जगह पेट्रोल डीजल पे बढ़ाते जाओ। और मजे की बात है धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हम, जब ये उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने आसपास के और 4 देशों के नाम गिना दिए। देखिए वहाँ भी मिट्टी का तेल देखिए 57 रुपये लीटर बिकता, हमारे यहाँ तो 27-28 में ही बिकता है। ये सब लॉजिक देके आप कैसे हमें समझाएंगे? नहीं देखिए नीरज जी, हमें पारदर्शिता के साथ सच को सच भी बोलना चाहिए, मानना चाहिए। मैं आपके सामने ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, जब आपने बोला कि 60 रुपए से ऊपर का 2 गुना उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो यह बात जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए सबके सामने, जनता के सामने, कि जो टोटल कलेक्शन है रेवेन्यू का वो फॉल हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। हमने, सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स को एवरेज जो 28% था उसको कम करके 18% पे ले आए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके, इतना सब मुसीबत के बाद भी इन्फ्लेशन आज 4.25% के ऊपर है, कमोडिटी सबको मिला के। टारगेट से अभी बहुत ऊपर है। नहीं नीरज जी, पूरी बात करने, मैं साफ बोल रहा हूं। तो सरकार ने खर्चा भी 34% का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बजट का 34 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ाया है। जनता के, गरीब तबके, पिछड़े, एग्रीकल्चर सब क्षेत्र में सरकार पैसा डाल रही है। तो ओवरऑल रिसोर्स जनरेशन तो चाहिएगा, इससे ले रहे हैं जरूर। आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये चर्चा कर सकते हैं, नहीं आप पेट्रोल डीजल से मत लीजिए, आप इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए, जीएसटी का स्लैब 18% का जो मैक्सिमम है उसको 25 कर दीजिए। तो या तो अल्टीमेटली इन्हीं सब चीजों से तो गोपाल जी मैं एक बात बार बार जो कह रहा हूं, आप लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं सर। दे दीजिए, नहीं 10 सेकंड और दे दीजिए। दूसरी बात क्या है कि यह जो सोच समझ के अर्थव्यवस्था की एक डायरेक्शन में चल रही है, हम खर्चा कम नहीं करना चाहते। बोरोइंग भी आप देखिए 90% हो चुकी है, फिस्कल डेफिसिट 9.5% का हो रहा है। तो पूरी स्थिति को समझेंगे नहीं गोपाल जी देखिए, सुनिए ना मेरी बात, ये जो अर्थशास्त्र की बातें हैं ना, हम लोग आर्थिक चर्चा हम करेंगे तो फिर सर इकोनॉमिक डिबेट हम करेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपने नहीं फिर इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। हम खाली बातें कर रहे हैं। अगर आप 6 साल से इतना कर रहे हैं, मैं रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए ना सर। आप
नहीं, इसीलिए तो 9 रुपए लगता था नवंबर 2014 में एक्साइज ड्यूटी, और आज बढ़ के 32-33 रुपए हो गई है। आप लगाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे हो। ये कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्या? नहीं धीरज जी, पूरी इकोनॉमिक्स गोल गोल घूम रही है। कि टैक्स की, ये जो पेट्रोल के टैक्स की बात कर रहे हो, बाकी में कह रहे हो हम कह रहे हैं, तो वह भी तो फिर आप कह रहे हो हम कह देंगे। सर मैं कह रहा हूं कोविड काल छोड़ दीजिए आप, 2014 से 2017 के बीच में 9 रुपए 20 पैसे से बढ़ा के पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 48 पैसे आपने कर दी है। तो जीएसटी कम किया ना, रेट, इनडायरेक्ट टैक्स हमने कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया। किधर किस चीज में मेरे को राहत मिली ये बताइए ना मुझे। एवरेज इन्फ्लेशन 3.5% का टारगेट था, 4 से ऊपर अभी चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना कि इन्फ्लेशन कंटेंट है, इसलिए क्योंकि डिमांड साइड सस्टेन्ड है, सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं आप लोग। खाली समझिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मेरा मूल सवाल ये है, कम होगा कि नहीं होगा, मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए हमारे दर्शकों को। तो ब्रेक के बाद, सब ब्रेक के बाद मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या पेट्रोल डीजल पे लगने वाली ड्यूटी घटेगी, दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे, या हम लोग इसी शो में ये मानसिकता बना ले देश कि अभी चलने दीजिए साहब, 100-150 जितना होगा तब देखा जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। सिचुएशन जो भी हो, अपने फैमिली का ख्याल मैं ही रखती हूँ, और उसके लिए मेरा भरोसा सिर्फ नेटमेट्स। मॉम डैड की दवाइयाँ मैं सब नेटमेट्स ऐप से ऑर्डर करती हूँ। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करो, ऑर्डर कंफर्म करो, एंड इजी होम डिलीवरी। मैं और मेरी फैमिली का भरोसा सिर्फ नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Powered by BSC, experience the new। प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 33 यूनिट के स्टॉप लॉस रखिए। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। यहाँ पे अगर ये पेशेंटली रुक सकते हैं और 6 से 8 महीने का इसका टारगेट है। जैसे ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक के अंदर आपको करीबन 140 तक की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनको अंतिम दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए। नए साल में बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां अब हम न सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब देंगे, बल्कि जीएसटी से जुड़ी आपकी हर परेशानी को भी सुलझाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखिए टैक्स गुरु नए अवतार में, अब इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बातचीत हो रही है कि पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है। बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से एक बार विस्तार में चर्चा हो चुकी, समय इस सेगमेंट में कम होता है। त्रिपाठी जी आपके पास आता हूँ मैं। मेरा बेसिक सवाल जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था उसका जवाब रह गया है कि जो पॉलिसी लेवल पर जब ये डिसाइड किया गया था कि डीरेगुलेट किया जाए उससे फ़ायदा होगा, मैं इसको इस संदर्भ में भी जानना चाहता हूँ कि जब इस तरीके की पॉलिसी बनती हैं, उनको डीरेगुलेट किया गया कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, वो काम करेंगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर। कोई ऑयल कंपनी इतनी मजबूत नहीं है, अभी भी वो 30-30 साल पुरानी रिफाइनरी में $1.5-2 के जीआरएम पे काम कर रही हैं। तो ये सब क्यों किया गया था? ये न कंपनी को फायदा, न ग्राहक को फायदा, किसको फायदा हुआ इसका? त्रिपाठी जी आपसे पूछा मैंने। हाँ, नहीं, डीरेगुलेट किया गया था ये सोच के कि कंपटीशन बढ़ेगा, और उस वक्त जो है वो सब्सिडी सरकार सब्सिडाइज करती थी। 3 तरीके से सब्सिडी होती थी। एक सब्सिडी जो अपस्ट्रीम कंपनी है जैसे ONGC, गेल, उनको ज्यादा पैसा मिलता था क्योंकि उस वक्त दाम ज्यादा थे क्रूड ऑयल के, तो वो सब्सिडाइज करती थी। दूसरे जो ऑयल कंपनियां थी वो अपने ही बाकी प्रोडक्ट्स पे
ज्यादा मुनाफा कमा के उसे सब्सिडाइज करती थी। तीसरा जो था वो सरकार सब्सिडाइज करती थी और चौथा हिस्सा कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता था। तो सरकार ने सोचा कि इसे डीरेगुलेट कर देंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें जो है हमें सरकार को सब्सिडी वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए डीरेगुलेट हुआ। और जैसा कहा गया ऐसे मौके पर हुआ जबकि क्रूड ऑयल की कीमत $110 बैरल से घट के 50-60 पे आ गई, तो इसलिए डीरेगुलेशन सफल भी हो गया। लेकिन डीरेगुलेशन में कंज्यूमर को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, कंज्यूमर के लिए दाम करीब करीब वही रहा। लाभ हुआ सबसे ज्यादा सरकार को कि जो क्रूड ऑयल की कीमत कम होने से जो दाम कम होता वो सरकार ने टैक्सेस कर दिए। जैसे आपने कहा 3 रुपए डीजल पर टैक्स था 2014 में और 10.5 रुपए था पेट्रोल पर। अब वो 3 रुपए से बढ़ते बढ़ते अब 32 रुपए हो गया है और 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते 37 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य सरकारों ने भी अपने टैक्स। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसमें ना तो ग्राहकों को फायदा हुआ, ना कंपनी कोई माला माल हो गई कि आईओसी बिल्कुल एकदम तूफानी उसने नतीजे पेश कर दिए और 2 नई रिफाइनरी लगा डाली। आज भी उसी पुरानी रिफाइनरी में काम चल रहा है। जो बेचारे थोड़ा बहुत कमाते हैं वो डिविडेंड के तौर पे उनसे वसूली हो जाती है। तो उन कंपनियों की हालत में कोई स्थिति में बदलाव नहीं है, हमारे पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। तो फिर ये सब क्यों किया गया था? आलोक शर्मा जी, आपके जमाने में किया गया था ये? नहीं, मैंने आपको डेट्स बताई ना। डीरेगुलेट पेट्रोल का 2010 में किया गया है, डीजल का 2014 में किया गया है। और जो डेली के प्राइस फ्लक्चुएशन अप डाउन है वो 2017 में किया गया। 2 चीजें जो है वो बीजेपी के समय पे हुई है। लेकिन बात नहीं, हमारे समय पे अगर डीरेगुलेट किया गया उसके बावजूद प्राइसेस को कंट्रोल किया गया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस कंपनी की मदद करती थी। कहाँ कैसे मदद करती थी? क्या मदद की जरा बताइए, क्या मदद की? आप बताइए ना, 108 बैरल का अगर डॉलर का बैरल था उसके बावजूद अगर 60 रुपए पे पेट्रोल को रखा तो वो अभी बताया ना अग्रवाल जी ने, ऑयल बॉन्ड जारी किए जिसका भुगतान अभी तक कर रही सरकार। इसमें आपने कौन सी बड़ी भारी इकोनॉमिक्स लगा दी थी? जो ऑयल बॉन्ड थे उनका को आज तक किसी ने भी कोई व्हाइट पेपर लेकर आए हो? कितने बिके, कितने आए वो? तो चाहिए है कि जब किसी चीज से मुंह छुपाना हो तो दूसरी तरफ गाड़ी को डाइवर्ट कर दो। पिछले 2 महीने में गैस का सिलेंडर 175 रुपए बढ़ गया। ये उज्ज्वला योजना का नाम लेना भूल गए। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों से हाईएस्ट है। 68,000 करोड़ की सब्सिडी इस बजट में हटाई है, जिसका रिजल्ट अब 1 महीने में देखने को मिल गया है। आप टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे नीरज भाई, टैक्स स्लैब आपको याद होगा जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज से 8। अरे सर मिसाल कायम कर दीजिए आज आप शर्मा जी, आज आप एक मिसाल काम करिए और राजस्थान में ड्यूटी घटवाइए वैट की, 36 से घटा के उसको 20 करा दीजिए। मिसाल कायम करिए आप। लॉजिक वही ना, फिर वही लॉजिक आप भी दे रहे हैं, वही लॉजिक वो भी दे रहे हैं। तो फिर ये सब हमें क्यों समझा रहे हैं आप? आपको भी नहीं करना है, उनको भी नहीं करना है। हम तो दर्शक हैं, ग्राहक हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक दूसरे को बताते रहिए आपकी फलाने जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक मिनट, इकोनॉमिक सिस्टम को नीरज जी चलाने का काम केंद्र सरकार का, राज्य। हाँ, ये बात आपने सही कही। शराब पे ड्यूटी वसूलने का काम राज्य सरकारों का है, वैट वसूलने का काम सरकारों का है, लेकिन इकोनॉमिक्स चलाने का काम केंद्र सरकार का है। पूरी सरकार की पॉलिसी हम 2 और हमारे 2 हो जाए ना। ये देखिए ना, ये देखे ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि तथ्यों से मुंह चुराने का अच्छा तरीका है सर, कि हम 2 हमारे 2 पे आ जाइए, फिर इधर उधर की बातें करिए। अडानी अंबानी की कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है जरा देख लीजिए। अंबानी साहब के पिछले 7 साल में कितने चैनल बढ़ गए देख लीजिए। तो उन्होंने चोरी से बढ़ाए क्या? उन्होंने चोरी से बढ़ाए हैं, टैक्स नहीं भरा है उन्होंने, कोई घपला किया उन्होंने? क्या फालतू बात करते रहते हैं आप लोग, अडानी अंबानी टैक्स पे करके बढ़ाएं। आपको जानकारी नहीं है शुक्ला शर्मा जी, जितना टैक्स वो देते हैं आपके 4 राज्य मिलकर नहीं देते हैं, इसलिए नाम लेना छोड़ दीजिए आप लोग। अरे भाई टैक्स की चोरी भी वही करते हैं। अरे क्या प्रूव करिए ना आप, आपकी सरकार थी 70 साल आपने सरकार चलाई, कब पकड़ा आपने उनको चोरी में? बेमतलब की कुछ भी बोलने लगते हैं आप लोग, ये मत बोला करिए। जब एक सेंसिबल चर्चा हो तो ढंग की चर्चा करिए। 1.5 लाख करोड़ का जो आदमी ड्यूटी भरता है, आपके 4 राज्यों को उतना टैक्स कलेक्शन नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि अगर बैंकों का एनपीए देखें आप, बैंकों का एनपीए किसके जमाने में हुआ था और वो कैसे बढ़ा है? हाईएस्ट हो गई। पेट्रोल डीजल पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, हाईवेज का मैंने अभी बताया आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप पिछले 7 साल में देखें तो 2 या 3 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव है।
मुझे लगता है कि आप भी समझ जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का अग्रवाल जी, इन लोगों ने भरोसा है, दिलाइए हमारे दर्शकों को कि ड्यूटी कम होगी। सीधा सवाल सर, आलोक जी पे वाद विवाद में मत फंसिए, मुझे बताइए ड्यूटी कम होगी कि नहीं? रुकिए शर्मा जी, रुकिए। हाँ नीरज जी, ड्यूटी कम होगी कि नहीं? हाँ, मैं आपको स्पष्ट, मैं इन बातों को नहीं घुमाता। पहली बात तो ये है कि जो कह रहे हैं कि सरकार को फायदा हो गया, ऐसा नहीं है। सरकार का बजटरी घाटा बढ़ा है और ऐसा खर्चा बढ़ाया है। खर्चा, ये स्पष्ट चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हमने टैक्स कलेक्ट किया तो टोटल कलेक्शन फिर भी कम हुआ है क्योंकि हमने दूसरी जगहों पे कम किया। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं नहीं कम होगा, मैं ये बात मान के चलूं। सतीश जी, मैंने आपकी बात मान ली, भाई नहीं कम होगा, मुझे जीने की आदत डालनी पड़ेगी, बढ़ता ही रहेगा ये। नहीं नीरज जी, मुझे एक बात तो और कहने दीजिए, इतना कम समय दिया आप। हम क्रोनी सोशलिज्म के चक्कर में फंस गए हैं अभी पूरी तरह से। आप देखिए, हर चीज में हम लोग बस गरीबों के कल्याण और ये कल्याण बातें करने के बजाय अर्थव्यवस्था को। सर देखिए, ऐसा है ना अग्रवाल जी, कई बार ऐसा होता है ना सर, ठीक है सुनिए ना, ये क्रोनी सोशलिज्म का एक मिडिल क्लास कई बार ये सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कि आप भी जो है ना किसी एक वर्ग को, किसी एक तबके को इतना ज्यादा दबाते जा रहे हैं, खाली ये बता के कि देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, हम इतना कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं ड्यूटी कम होगी कि नहीं। 300%, 32 रुपए वाला माल 96 रुपए में मिल रहा है। कम होगा कि नहीं होगा? मैं तो राजस्थान सरकार से, पंजाब सरकार से, गुजरात सरकार से, कर्नाटक सरकार से, सबसे पूछ रहा हूं। दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप मनाना छोड़िए, बताइए कोई मिसाल कायम करेगा, कम करेगा? सतीश जी, मैं तो आपकी बात मान गया सर, आदत डाल लेनी चाहिए, 100 रुपए का डलाइए चाहे जितना पड़े। देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूं नीरज जी। आपने कहा कि भाई सब्सिडी का आप नया कुछ मत लाइए। अरे भाई, जब सेस लगातार बढ़ता जाता है, टैक्स पर टैक्स लगता है, राज्य सरकारें और उसमें भारी भरकम जोड़ देती है, तो सब्सिडी क्यों नहीं हो सकता? नंबर एक। और तरह तरह के आप सब्सिडी देते ही हैं, जिसको देना है उसको तो देते ही हैं आप, जो वोट बढ़िया से डालते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, वो कम नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, और सब बराबर के भागीदार। मैं त्रिपाठी जी की भूमिका पर एक बात कहना चाहता हूं। जब देखिए क्या होता है ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ले लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का ही ले लीजिए, जब वो सरकार में रहते हैं तो उनकी भाषा कुछ और होती है, और जब बाहर रहते हैं तो और भाषा होती है। इसी तरह से बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो अलग भाषा होगी, और सेम चीज कांग्रेस के बारे में। अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, जब ये सरकार अभी कोविड से लड़ी, बहुत चीजों में अच्छे से लड़ी, मैं कहूंगा कि अच्छे से लड़ी, लेकिन क्या है ना, जब ये सरकार चाहती है कि ग्रोथ सबसे पहले हो, इसके लिए कई लोगों ने, बड़े लोगों ने सरकार के बीच से ही बोला है कि इन्फ्लेशन उतना चिंता नहीं है जितना ग्रोथ जल्दी जल्दी करना जरूरी है। तो ग्रोथ शायद बढ़ेगा तो शायद कभी कुछ विचार यतीश जी, सर समय एकदम खत्म हो रहा है। कहता हूं कि यतीश जो जी, चीज बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं, तो आप इसको इन्फ्लेशन काउंट नहीं। ऐसा है नीरज जी, कोई उपाय बताइए सर। यतीश जी, उपाय बताइए, आप उपाय बताइए हमारे दर्शकों, क्या करें? वो साइकिल खरीदने का है मोटे मोटे। पहली चीज नीरज जी, जो गैस सिलेंडर पे जो भाव बढ़े हैं, 60 गैस सिलेंडर पे अभी भी सरकार 6 से 12 सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है। तो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गैस सिलेंडर सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल नहीं करते, अब वो मिडिल क्लास के अलावा गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो सब्सिडी देनी है एलपीजी पे, वो सरकार को बढ़ानी ही पड़ेगी, यानी कि उसको नंबर ऑफ सिलेंडर साल में बढ़ा के 18 या 20 करने पड़ेंगे। जैसे कि जो सिलेंडर की भाव की जो बढ़त है, जो 50 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए तक पहुंच गई है, वो उनपे ना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज है डीजल की। डीजल आप जानते हैं कि डीजल का इस्तेमाल कमर्शियल में भी होता है और डीजल का इस्तेमाल ट्रैक्टर में भी होता है। ट्रैक्टर पेट्रोल से नहीं चलता, लेकिन डीजल पे जो सब्सिडी खत्म की, और जो आप बात कर रहे थे डीरेगुलेशन में, 2014-15 में, देखिए डीजल पे डीरेगुलेशन जो हुआ, उससे जो डीजल के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, पेट्रोल से भी ज्यादा बढ़े हैं, उसका असर खेती पे भी हुआ है और उसका असर लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट पे भी हुआ है। लॉजिस्टिक के कॉस्ट पे जो खर्च बढ़ा है, उसका असर धीरे धीरे हर चीजों पे आया है। जी, ये हिडन इन्फ्लेशन है,
ये दिखता नहीं है। आप सही कह रहे हैं सर। खबरें ये भी हैं असर पड़ता है कि कुछ राज्यों में अभी एलपीजी वाली सब्सिडी ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि 6 से बढ़ा के सर 12 कर दीजिए। देखिए, पेट्रोल भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एलपीजी है। गांव में, छोटे छोटे कस्बों में लोग बाइक से अपना काम करते हैं, वो घूमने नहीं जाते हैं। उनके बिजनेसेस हैं छोटे छोटे, खेती का कोई काम है या ऑफिस का कोई काम है, सेल्समैन है, वो बाइक से घूमता है। अभी साइकिल का ज़माना चला गया है, तो वो लग्जरी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पेट्रोल लग्जरी है, गाड़ी में आदमी घूम रहा है, वो उसके बिजनेस का एक पार्ट है। तो इसलिए उसमें भी आपको ये सोचना चाहिए। डीजल तो डेफिनेटली एक कमर्शियल कमोडिटी है जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन से इन्फ्लेशन बढ़ता है। सवाल ये बात का है कि अभी भी कोई इंटेंट नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से। जो मंत्री जी ने वक्तव्य रखा है उसमें कोई इरादा नहीं है कि ड्यूटी कम की जाएगी, ना ही राज्य सरकार कोई यहाँ पे बरी नहीं है। राज्य सरकार भी दबा के टैक्स वसूल रहे हैं और केंद्र भी वसूल रही है। एक स्थिति ऐसी है, आर्थिक स्थिति दोनों केंद्र की और राज्य की ऐसी है कि कोई भी कर कम करके अपना घाटा नहीं बढ़ा पाएगी सर, क्योंकि आप कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। वही नहीं ना, कुछ फॉर्मेशन अब सरकार कर रही है। नहीं, अब तक नहीं हुआ ना सर। मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारे जो छोटे से शहर का आदमी है वो सरकार का डेफिसिट बैठ के अरसात थोड़ी पड़ेगी। वो तो जो वहाँ आईएएस बाबूजी लोग बनाते हैं वो अपना समझे कैसे करेंगे। मेरा तो सीधा सवाल मैंने रख दिया है। एक चीज़ यहाँ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई की वजह से गाड़ियों की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। केवल BMW, मर्सिडीज और मेबैक कारें नहीं बिकती भारत में। सबसे ज़्यादा कारें मारुति की बिकती जो 5-7 लाख रुपए वाली होती हैं, और वो पेट्रोल से चलती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये गलतफहमी हो जाए कि हम बढ़ाते रहेंगे और ऑटो की डिमांड नहीं बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, ये गलतफहमी है। एक समय ऐसा है जब प्लेटो बनेगा सर। नहीं अग्रवाल जी, अभी आपको ये तरीका सोचना पड़ेगा, सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अति हो रही है। अब ये शो मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अति हो गई थी। राजस्थान के 4 शहरों में 103 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है जो लो सल्फर वाला है, लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि एक ही जगह इतना डंडा नहीं मारना चाहिए कि आदमी फिर चिल्ला पड़े। वहां थोड़ा अब संयम की जरूरत है। पेट्रोल डीजल के दाम को रोकने की जरूरत है। और कंपनियों को हम बेमतलब में बेचारों को दोष देते हैं, उनका कोई गलती नहीं भैया, वो तो सीधे पास ऑन करते हैं। आपके सामने रखा हुआ है किस तरीके से टैक्स लग रहा है 300% का। 32 रुपए का माल 96 रुपए में आपको मिलता है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें ज़बरदस्त टैक्स वसूली आपसे कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान देगी, सोचेगी और ये कुछ राहत देगी। अदरवाइज बैड इकोनॉमिक्स बनते हुए अग्रवाल जी देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।